गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की क्लासेस हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के विषय में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, या फिर इसमें कुछ इतिहास है इसका, तो उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम इसका इतिहास दोस्तों, और इतिहास में हम लोग जनगणना भी देखते चले जाएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? कितनी थी दोस्तों? 11,43,273 थे। उत्तर प्रदेश में टोटल अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है दोस्तों, वह कितनी है? 11,43,273 है। और कितने पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना परसेंट है वो दोस्तों? तो 0.6% है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिले में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर अनुसूचित जनजातियों की कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो आप बताएंगे कि जालौन, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? अयोध्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि वह कौन सा प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों? तो आप लोग बताएंगे कि सोनभद्र। आइए देखते हैं दोस्तों, सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। वह कितनी है दोस्तों? यह भी जानना अति आवश्यक है आपके लिए। तो वह है दोस्तों 3,85,018। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। कौन? 3,85,018। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो वह है दोस्तों बलिया। पहले नंबर पर दोस्तों आपका सोनभद्र हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर आपका ये बलिया जिला, जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं दोस्तों। सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो वह कौन सा जिला है? तो वह है बागपत। सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहीं पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रदेश में 2003 से पहले केवल 2 अनुसूचित जनजातियां थी दोस्तों, जिन्हें माना जाता था कि अनुसूचित जनजाति हैं। पहला है दोस्तों थारू जनजाति, और दूसरा है बुक्सा अनुसूचित जनजाति। इन्हें दोस्तों केवल यही 2 थी। कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 12 अनुसूचित जनजातियों की संख्या हो गई है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जो अनुसूचित जनजातियां, जो 12 अनुसूचित जनजातियां हैं, वे कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं और वे कहाँ पाई जाती हैं, अर्थात किस जिले में पाई जाती हैं, और उन्हें कब सूचीबद्ध किया गया था। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ है दोस्तों जनजातियां, यहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये, और सूचीबद्ध इन्हें किस सन में किया गया था दोस्तों। तो देखेंगे थारू जो जनजाति है दोस्तों, यह तराई क्षेत्र में पाई जाती है बेसिकली। यह तराई क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर
और श्रावस्ती में पाई जाती है दोस्तों। कौन सी जनजाति पाई जाती है वहां पर? थारू जनजाति पाई जाती है। 1967 ईस्वी में इन्हें सूचीबद्ध किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बुक्सा जनजाति। यह कहां पर पाई जाती है दोस्तों? मुख्यतः तो यह बिजनौर जिले में पाई जाती है, प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसे भी 1967 में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में कुल मिलाकर 6 जनजातियां होती हैं जो दोस्तों। एक गोंड जो है एक जनजातीय ग्रुप है, इसमें कुल 6 जनजातियां होती हैं। जैसे दोस्तों गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी और राजगोंड, ये 6 जनजातियां मिल करके महत्वपूर्ण रूप से इसे गोंड जनजातियां कहा जाता है दोस्तों। आइए देखेंगे दोस्तों कि गोंड जनजातियां, धुरिया जनजातियां, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड जो ये जनजातियां हैं यह कहाँ पाई जाती हैं मुख्यतः दोस्तों? तो यह पाई जाती हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ पाई गई दोस्तों? आप लोगों ने देख लिया है। यह 2003 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों खरवार या खैरवार। खरवार या खैरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आइए हम लोग देखेंगे। तो यह सोनभद्र में, बलिया में, गाजीपुर में, देवरिया और वाराणसी में पाया जाता है दोस्तों। यह 2003 में इसे भी सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सहरिया। सहरिया नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों। यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो यह ललितपुर में पाया जाता है यह जनजाति, और 2003 में इसे भी सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों पंखा या पनिका। पंखा या पनिका ये जो जनजाति है जो दोस्तों, यह जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है दोस्तों। कब दोस्तों इसे सूचीबद्ध किया गया? 2003 ईस्वी में सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों चेरो जनजाति। चेरो जनजाति जो है दोस्तों यह सोनभद्र और वाराणसी जिले में पाया जाता है दोस्तों। यह भी 2003 में इसे भी सूचीबद्ध किया गया था। भूइयाँ जनजाति है दोस्तों। भूइयाँ जनजाति और भुनिया जनजाति दोनों एक ही नाम है दोस्तों। कहीं ए पर मिलता है, कहीं ए मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि यह कहाँ दोस्तों? सोनभद्र में पाया जाता है। और कब दोस्तों इसे सूचीबद्ध किया गया? तो 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। ये 8 जनजातियां हो गई हैं दोस्तों। अभी हम लोग 4 जनजातियों के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि बातें ठीक ठीक से याद हो जाएं। देखेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,43,273 है, जो कुल जनसंख्या का 0.6% है दोस्तों। जालौन और अयोध्या जिले में कोई जनजाति अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सोनभद्र जिला जो है यह उत्तर प्रदेश में यह एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं दोस्तों, जिनकी संख्या 3,85,018 है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन है जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के? तो वह है बलिया। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग दोस्तों? वे हैं बागपत। 2003 से पहले थारू और बुक्सा यही 2 जनजातियां थी दोस्तों। इन्हें कब जनजाति घोषित किया गया था दोस्तों? तो 1967 ईस्वी में। जबकि 2003 में केंद्र सरकार ने 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाया दोस्तों। तो टोटल कितनी जनजातियां हो गई दोस्तों? टोटल 12 जनजातियां हो गई। तो जो ये थारू जनजाति है दोस्तों, थारू जनजाति यह तराई क्षेत्रों में ही केवल पाया जाता है। खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती और 1967 में। बुक्सा जो है दोस्तों यह बिजनौर में पाया जाता है। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड अर्थात जो गोंड जनजाति ग्रुप है
वह दोस्तों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों। जबकि खरवार या खैरवार जनजाति जो है दोस्तों सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी में पाया जाता है। सहरिया जो जनजाति है दोस्तों यह ललितपुर में पाया जाता है। पंखा और पनिका जो जनजाति है वह सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। जबकि चेरो सोनभद्र वाराणसी में और भूइयाँ जो है यह सोनभद्र में पाया जाता है। अब दोस्तों 4 जनजातियां और हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उन्हें भी देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट है दोस्तों पटारी जनजाति। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये पटारी जनजाति है, लेकिन जो गोंड जनजाति में जनजाति शामिल थी उसका नाम था पठारी जनजाति। उसमें क्या था दोस्तों, वह पठारी था और यह जो है पटारी जनजाति है। तो ध्यान देने वाली बात है। तो एक हो गई दोस्तों पटारी जनजाति, दूसरा हो गया दोस्तों अगरिया जनजाति और तीसरी हो गई वैगा जनजाति और चौथी दोस्तों परहिया जनजाति। परहिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, मुख्य रूप से सोनभद्र में पाई जाती हैं। इन्हें भी सन 2003 में शामिल किया गया था दोस्तों, अर्थात इन्हें भी श्रेणीबद्ध किया गया था, अर्थात सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, वह है गोंड जनजाति समूह सबसे बड़ा है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है दोस्तों, वह खरवार जनजाति समूह है। और तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, वह थारू जनजाति समूह है। सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति कौन सी है, यह गोंड जनजाति है। और सबसे कम साक्षरता वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों, पटारी। ये वाली जनजाति जो है दोस्तों यह सबसे कम साक्षरता वाली जनजाति है। आइए दोस्तों हम लोग थारू जनजाति, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जनजातियां हैं दोस्तों, उनके विषय में हम लोग अवश्य जानेंगे। जिसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे थारू जनजाति। थारू जनजाति के विषय में जानते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इनका कद छोटा, मुख आकृति चौड़ी होती है दोस्तों। पहचान है इनकी कि इन्हें देखने के बाद आप कैसे पहचान जाएंगे, तो देखेंगे दोस्तों कि इनका कद छोटा, मुख आकृति चौड़ी, रंग पीला होता है। ये हो गई इनकी पहचान दोस्तों। दूसरी पहचान है इनकी संयुक्त परिवार प्रथा वाली जनजाति है दोस्तों। थारू जनजाति जो है यह संयुक्त परिवार प्रथा वाली जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट है मुख्य आराध्य देव इनके कौन है, अर्थात जिनकी ये पूजा किया करते हैं मुख्य रूप से, वह कौन से देवता हैं दोस्तों, वे शिव हैं। और शिव जो लिंग बना होता है, शिवलिंग दोस्तों, वह किस चीज का बना होता है, तो बांस नामक जो ग्रास नहीं होता है, जो बांस नामक घास होती है दोस्तों, उससे बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य आराध्य देवी किसे मानते हैं दोस्तों ये लोग, तो मुख्य आराध्य देवी ये माता काली को मानते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है दोस्तों, मुख्य भोजन जो है यह चावल है। केवल चावल नहीं खाते हैं, लेकिन इनका मुख्य भोजन चावल है दोस्तों। नेक्स्ट है इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है दोस्तों, मुख्य पेय पदार्थ है उसे जाड़ कहा जाता है दोस्तों। वह किस चीज का बना होता है, वह चावल से बनी मदिरा होता है। चावल से बनी एक प्रकार की मदिरा है दोस्तों। कौन दोस्तों, जाड़ जो है चावल से बनी एक प्रकार की मदिरा है। यह स्वयं थारू जनजाति के लोग बनाते हैं इनको। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदुओं के सभी त्योहार ये लोग मनाते हैं। हिंदू के जितने भी लगभग त्योहार है दोस्तों, थारू जनजाति के लोग उन सभी त्योहारों को मनाते हैं। इनका जो मकान का जो निर्माण होता है दोस्तों, मकान का जो निर्माण होता है बेसिकली वे लकड़ी के मकान में रहते हैं और लकड़ी के मकान का निर्माण भी करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों थारू जनजाति के जो त्योहार हैं, थारू जनजाति के कुछ प्रमुख त्योहार हैं, उनके विषय में हम लोग जानेंगे। पहला त्योहार है दोस्तों इनका वजहर। वजहर जो त्योहार है यह बैसाख माह में मनाया जाता है दोस्तों। बैसाख माह में
मनाया जाता है। उसमें करते क्या है ये लोग दोस्तों, तो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे खाना बनाना, इनका त्यौहार इस प्रकार से ये लोग मनाते हैं। खाना बनाते हैं वहाँ पर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे और वहीं पर खाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मकर संक्रांति भी ये लोग मनाते हैं और मकर संक्रांति के दिन ये लोग खिचड़ी खाते हैं, जैसे हम लोग भी खाया करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दीपावली। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपने पूर्वजों को भेंट में रोटी देते हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु हो गई होती है, अर्थात एक प्रकार से ये जान लीजिए दोस्तों कि अपने पूर्वज जो उनके दादा दादी पिता जो भी अब नहीं रहे हैं, उनको जो है वह भेंट में रोटी दे करके शोक पर्व मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों थारू जनजाति के लिए खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है दोस्तों। थारू जनजातियों के लिए कहाँ बनाया गया है महाविद्यालय दोस्तों, तो खीरी जो अपना जिला है वहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यह बदला विवाह करते हैं। थारू जनजाति के लोग बदला विवाह करते हैं दोस्तों। बदला विवाह का मतलब होता है जैसे दोस्तों एक परिवार ए हो गया दोस्तों और दूसरा परिवार बी हो गया, तो यहाँ से जो लड़की है, यहाँ की जो लड़की है, यहाँ के लड़के के साथ इसका विवाह होगा और यहाँ की जो लड़की है, यहाँ के लड़के के साथ इसका विवाह होगा, तो इसे बदला विवाह कहते हैं। ये लोग बदला विवाह ही करते हैं दोस्तों। और जब ये दोनों शादियां तय हो जाती हैं, दोनों विवाह तय हो जाता है, तो उसे जो है पक्की पोढ़ा नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसे किस नाम से जाना जाता है, पक्की पोढ़ा नाम से। जैसे कहते हैं कि जब शादी पक्की हो जाती है, अर्थात जब शादी पड़ जाती है तो उसे पक्की बोलते हैं हम लोगों में, लेकिन इन लोगों में जब दोनों शादियां एक साथ तय हो जाती हैं तब उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, पक्की पोढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थारू जनजाति की स्त्रियां अपने द्वारा मारी गई मछली, ऐसा इन्हें माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं वे केवल अपने द्वारा मारी गई मछली का सेवन करती हैं, दूसरे के द्वारा मारी गई मछली का सेवन नहीं करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लठमार भोज। यह कब खिलाया जाता है इन लोगों के द्वारा दोस्तों, जब कोई विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज को क्या बोलते हैं दोस्तों, लठमार भोज बोलते हैं। जब किसी विधवा की शादी होती है उसमें जो भोजन दिया जाता है उस भोजन को लठमार भोज कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ और जनजातियां हैं जिनके विषय में इस प्रकार से चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उससे पहले एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट जनजाति है बुक्सा जनजाति के विषय में जानेंगे दोस्तों। बुक्सा जनजाति की जो पहचान है दोस्तों, आइए सर्वप्रथम उसे देखते हैं कि इनका जो कद है वह छोटा होता है, चेहरा चौड़ा होता है, चपटी नाक होती है दोस्तों। इनकी नाक कैसी होती है, चपटी होती है, अर्थात मंगोल जैसी दिखने वाली इनकी जनजातियां होती हैं दोस्तों। मंगोलों जैसी दिखने वाली जनजातियां होती हैं दोस्तों। इनमें हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है दोस्तों। जैसे हिंदू हैं उस प्रकार का वर्ण विभाजन पाया जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहिर और नाई, ये 4 भागों में बटे होते हैं दोस्तों। इनकी भाषा जो है दोस्तों वह कौन सी होती है, वह हिंदी भाषा होती है। और जो इनका भोजन है, मुख्य भोजन, वह मछली व चावल है। इनका मुख्य भोजन कौन सा है दोस्तों, इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। इनका जो पेय पदार्थ है दोस्तों, सभी जनजातियों की तरह मदिरा भी इनकी
पेय पदार्थ है दोस्तों। इनकी जो देवी हैं, आराध्या देवी जो होती हैं दोस्तों, जिनकी ये लोग पूजा किया करते हैं, उनका नाम है चामुंडा। चामुंडा, माता चामुंडा की ये लोग पूजा करते हैं दोस्तों। और इनका जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वह किस चीज़ पर आधारित है? वह कृषि पर आधारित है दोस्तों। इनके बारे में मुख्य बात बता दे रहे हैं दोस्तों, इन्हें नौकरी करना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है दोस्तों। किन्हें? ये जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं, इन्हें नौकरी करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो पारिवारिक प्रथा है दोस्तों, आइए देखेंगे। पारिवारिक प्रथा में पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा है दोस्तों, इनकी पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा है, और विधवा विवाह भी इनमें होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुपत्नी विवाह भी ये लोग करते हैं दोस्तों। अर्थात एक व्यक्ति, अर्थात एक मर्द जो है, एक मर्द कई पत्नियों के साथ, कई महिलाओं के साथ शादी कर सकता है और उन्हें एक साथ रख भी सकता है। यह जो है बहुपत्नी विवाह हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमुख राजनीतिक संगठन। इन लोगों का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन होता है दोस्तों इनके गांव में, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे बिरादरी पंचायत कहा जाता है। प्रमुख राजनीतिक संगठन जो होता है इनका, उन्हें बिरादरी पंचायत कहा जाता है दोस्तों। और उसका अधिकारी कौन होता है? उस बिरादरी पंचायत का जो प्रमुख अधिकारी होता है दोस्तों, उसे तखत कहा जाता है। तखत दोस्तों दिखाते हैं दोस्तों, तखत, ये हो गया तखत दोस्तों, उसे कहा जाता है अधिकारी को। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट जनजाति के विषय में देखेंगे। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है दोस्तों? जौनसारी जनजाति नेक्स्ट जनजाति है। आइए देखते हैं दोस्तों। डायरेक्ट आएंगे दोस्तों इनके उत्सव पे, जो महत्वपूर्ण है। इनका उत्सव है दोस्तों भिक्षु उत्सव। भिक्षु उत्सव ये लोग मनाते हैं, पंथोई उत्सव मनाते हैं और दियाई उत्सव मनाते हैं दोस्तों। और इन लोग नृत्य करते हैं, बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं दोस्तों। इनके कई नृत्य हैं जो प्रचलित हैं दोस्तों, जैसे रासो, सराई नृत्य, घुमाशु, घोड़ो है दोस्तों, घोड़ा नहीं, घोड़ो नृत्य, और घुमसु है, घुमाशु नहीं है दोस्तों, घुमसु है, घुमसु नृत्य, घोड़ो नृत्य और जंग बाजी नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जनजाति के विषय में जानेंगे, जिसका नाम है माहीगिर जनजाति। जो माहीगिर जनजाति है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, मछली पकड़ने और उसे बेचने पर निर्भर करती है दोस्तों। ये लोग मछली पकड़ना और बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है दोस्तों। नेक्स्ट है इनके पंचायत का जो मुख्य अधिकारी होता है दोस्तों, उसे या तो बादशाह कहा जाता है या तो वजीर कहा जाता है। नेक्स्ट है यह इस्लाम धर्मानुयायी है दोस्तों। यह पहली जनजाति जो अभी तक मिली हम लोगों को, जो इस्लाम धर्म को मानती है दोस्तों। किस धर्म को मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। कौन सी दोस्तों? माहीगिर जनजाति इस्लाम धर्म मानुयायी है दोस्तों। नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसे हम लोग खरवार या खैरवार कहते हैं दोस्तों। तो आएंगे देखेंगे दोस्तों कि सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजाति है खैरवार या खरवार जनजाति, सोनभद्र में पाई जाती है दोस्तों। इनमें महिला और पुरुष, जो दोनों महिला एवं पुरुष है, दोनों बलिष्ठ होते हैं दोस्तों, ताकतवर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खरवार स्त्रियां टोना करने में दक्ष होती हैं दोस्तों। टोना, वो नजर टोना वाला, टोना करने में दक्ष होती हैं। प्रमुख नृत्य इनका क्या है दोस्तों? प्रमुख नृत्य है कर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भी गाते 10 कर लीजिए, भी के घाते 10 कर लीजिए। बहुत बार पूछा गया है कि खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वह कर्मा नृत्य है दोस्तों। भोजन इनका जो मुख्य भोजन है दोस्तों, चावल और गेहूं है।
अर्थात गेहूं और चावल है। इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या है दोस्तों? मदिरा है। और वो जनजातियों की तरह जैसे सभी का पेय पदार्थ मदिरा हुआ करता था दोस्तों, इनका भी पेय पदार्थ मदिरा है। प्रमुख पर्व कौन सा है दोस्तों? जिउतिया। जिउतिया प्रमुख पर्व है दोस्तों, जिसे जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिन्हें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहला है दोस्तों एकीकृत जनजाति विकास परियोजना। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कहाँ कहाँ चलाई गई है दोस्तों? तो यह लखीमपुर खीरी और सोनभद्र में चलाई गई है। जबकि थारू विकास परियोजना कहाँ चलाई गई है दोस्तों? तो यह बलरामपुर में चलाई गई है। बुक्सा जनजाति परियोजना कहाँ चलाई गई है दोस्तों? तो यह नजीबाबाद बिजनौर में, बिजनौर के नजीबाबाद में चलाई गई है। कौन सी परियोजना दोस्तों? बुक्सा जनजाति परियोजना। बिखरी जनजाति परियोजना कहाँ चलाई गई है दोस्तों? यह जो है सोनभद्र में चलाई गई है। तो ये हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां थी उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो प्रमुख जनजातियां थी उनके विषय में पढ़ने के बाद कुछ ऐसी प्रमुख जनजातियां थीं जिनके विषय में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों, इतना पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है दोस्तों, ज़्यादा ही है। कहने का मतलब ज़्यादा ही है और इससे ज़्यादा बढ़कर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये मेरा दावा है। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग पूरी तरीके से पढ़िए, उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं।